हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 का सीडीपी, जो कि वर्ष 2021 में पूछा गया था। आपका एग्ज़ाम में सीटेट पेपर 1 में सीडीपी का प्रश्न है, ठीक है। और यह प्रश्न पूछा गया था आपका 23 दिसंबर 2021 को। और यह सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ने से आपका यह फ़ायदा होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में रिपीटेशन होती है, और परीक्षा में प्रश्न जो है यह इसी तरह से प्रश्न आपका पूछा जाएगा परीक्षा में। यदि आप सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से सीटेट की परीक्षा पास कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न का लेवल होती है, ठीक इसी तरह से परीक्षा में प्रश्न आपका पूछा जाता है। थोड़ा बहुत आपका प्रश्न का शब्दों को इधर उधर घुमाकर पूछा जाता है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से आपका पूछा जाता है, ठीक है। यदि आपको सीटेट पास करना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, आप निश्चित रूप से सीटेट की एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, ठीक है। आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए 2011 से 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी ईयर में एग्ज़ाम हुआ है, सभी का एक एक प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ईयर में परीक्षा हुआ है सीटेट का, वह सभी सब्जेक्ट का प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊँगा एक एक करके। हम आपको अभी तक जितने भी प्रश्न हुआ है, यानी 2011 से 2021 तक पढ़ा दिए हैं, ठीक है। वीडियो नहीं देखें तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। आज हम शुरुआत करेंगे 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था 23 दिसंबर से सीडीपी का, उस क्वेश्चन से हम आज शुरुआत करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह आपका सीडीपी है। सीडीपी आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। सीटेट पेपर 1 में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपका सीडीपी से। वह सभी 30 प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यह सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़िए, अलग से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सीटेट की एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। और यही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहीं से खरीदिएगा तो आपको पैसा पर मिलेगा, और हम आपको यहाँ पर फ्री में ही करा रहे हैं। तो आप सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2021 में जो पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में सीडीपी का प्रश्न, वो सही प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपका यह आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जिसको हम सीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है, यह धारणा कि बच्चों के आचरण को पूर्णावलोक और दंडदाता द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि विकास प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है। देखिए, विकास जो है वह प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है आपका वातावरण से, ठीक है। इसमें आपका आनुवंशिकता का कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका राइट एक ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल वातावरण से। तो ऑप्शन 3 राइट इस जगह केवल वातावरण से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता हासिल कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता को हासिल कर लेता है, ठीक है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो यह विकास की निकट दूरस्थ सिद्धांत की ओर इशारा करती है, ठीक है। जब कोई बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता को वह हासिल कर लेता है, तो यह विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो निकट दूरस्थ सिद्धांत की ओर इशारा करती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, निकट दूरस्थ सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपके सामने, गामक और संज्ञानात्मक विकास होता है। गामक और संज्ञानात्मक विकास होता है तो यह होता है आपका किशोरावस्था तक, ठीक है।
गामक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है, तो किशोरावस्था तक होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए यह आपका परिवार, ठीक है। बच्चे जो है सबसे पहले कहाँ सीखते हैं, तो वे अपने परिवार से ही सीखते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण है आपका परिवार, ठीक। तो ऑप्शन 3 है राइट आंसर हो जाएगा परिवार। अगला प्रश्न है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में, ठीक है, जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत सही है, बताइए। भाषा एवं चिंतन के संबंध में जीन पियाजे का कथन कौन सा सही है? तो चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। चिंतन क्या है? भाषा का निर्धारण करता है। यह आपका कथन सही है जीन पियाजे के भाषा चिंतन के सिद्धांत के अनुसार। चिंतन भाषा का क्या करता है? निर्धारण करता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर यही हो जाएगा, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। किसके कथन के द्वारा? तो यह आपका जीन पियाजे के कथन के द्वारा चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कि 2 गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार है केंद्रीयता, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीयता। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्युत्क्रमणीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी धारणा है? तो ये आपका है मूर्त संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण। अगला प्रश्न है, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल वाले छात्रों का इस्तेमाल अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन में करवाती है। यहाँ वे किस सैद्धांतिक प्रारूप का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? तो लय वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद का प्रयोग कर रही है शिक्षिका। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा लय वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद। अगला प्रश्न है आपके सामने, लय वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? लय वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह आधारित है भाषा और संस्कृति पर, ठीक है। लय वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए नैतिक का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो भाषा और संस्कृति पर। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा भाषा और संस्कृति। अगला प्रश्न है आपके सामने, जेंडर एक डैश अवधारणा है। जेंडर एक डैश अवधारणा है, तो जेंडर जो है ना एक सामाजिक अवधारणा है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अवधारणा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? तो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार नीता जो है प्रकृतिवादी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है,
कक्षा में व्यक्ति की भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, एक शिक्षिका को प्राथमिक कक्षा में व्यक्ति की भिन्नताओं को संभालने हेतु प्राथमिक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? तो बच्चा जो है वह आपका लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की के उन्मुख की ओर क्या है वह किस चरण को प्रदर्शित करता है? तो गुड बॉय और गुड गर्ल की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यही एक राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुख। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है, तो पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना होता है कहलाता है आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो। प्रश्न है आपके सामने। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। तो बच्चों को सक्रिय अन्वेषक बनाता है एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषक। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है प्रवाहिता विस्तार और लचीलापन निम्न में से किसका लक्षण है? प्रवाहिता विस्तार और लचीलापन निम्न में से किसका लक्षण है? तो यह आपका सृजनात्मकता का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, सृजनात्मकता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अस्थिजन्य समस्याओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? अस्थिजन्य समस्या वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? तो अंध संरचना अधिगम्यता। ठीक है, यह अस्थिजन्य समस्या वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु जरूरी होती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, अध संरचना अधिगम्यता। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो अधिगम विकारों का बहुक्रम यह संबंधित है आपका पठन वैफल्य से। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, पठन वैफल्य किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो अधिगम विकारों का बहुक्रम में। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम विकारों का बहुक्रम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? तो पृथकीकरण और लेवलिंग। ठीक है, पृथकीकरण और लेवलिंग जो है यह आपका समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, पृथकीकरण और लेवलिंग। प्रश्न है अगला प्रश्न। कथन ए है कुम्हार समुदाय से आने वाले बच्चे मात्रा संख्या के संरक्षण पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। ये पहला कथन है। ठीक है, और इस कथन का तर्क यहाँ दिया है। तर्क है कारण आर कहता है कि अधिगम, तर्क कारण आर है अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में
रूपायित होता है। सही विकल्प को चुनिए। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है। ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ऑप्शन एक यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कि जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। तो इसका प्रथम चरण होता है मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, ठीक है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, इसलिए अधिगमकर्ताओं द्वारा दी गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम आपका प्रयोगात्मक होनी चाहिए। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगात्मक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। तो वह भाव प्रबंधन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, भाव प्रबंधन। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक आंतरिक रूप से प्रेरित अधिगम करता है, ठीक है। रोहिणी क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरित अधिगम करता है। तो ऑप्शन 2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए रोहिणी क्या करती है, अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानी की पुस्तक पढ़ती है। तो इसका कारण क्या है कि रोहिणी जो है आंतरिक रूप से प्रेरित अधिगम करता है, ठीक है। ऑप्शन 2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आपके सामने। बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है। बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है। तो किसी संप्रदाय विशेष के बारे में अंतर्ज्ञान विचार, ठीक है। ऑप्शन 2 राइट आंसर यही हो जाएगा। प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजना एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है। निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजना एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है, बताएंगे। तो पहला है आपका संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, हाँ सही है। दूसरा है अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, हाँ ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो है 1, 2 और 3 इसका राइट ऑप्शन है। तो 1, 2, 3 आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपने कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि एक प्राथमिक
शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपने कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि शिक्षण की यह विधि जो है प्रभावकारी है, क्योंकि किसी भी जानकारी को 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से क्या है कि अब इसका राइट ऑप्शन होगा प्रभावकारी है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना सार्थक अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। ठीक है, केवल पूर्वाभ्यास करना सार्थक अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यही आपका राइट आंसर का प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना सार्थक अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। क्वेश्चन आपका कह रहा था, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा था, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि जो है प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना सार्थक अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? तो ये आपका है एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक। ऑप्शन 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सीखने में बच्चों के उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप सीखने में बच्चों के उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? तो ये आपका है रटंत स्मृति। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 23 दिसंबर 2021 को सीटेट पेपर 1 में CDP का जो प्रश्न पूछा गया था, सही प्रश्न समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको सिर्फ सीटेट पास करने के लिए यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अलग से पढ़िएगा आपका तो समय बर्बाद होगी। आपको कम समय में पास करना है, तो यही आपका प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन रामबाण होगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ करके आप आसानी से सीटेट पास कर जाएंगे। हम आपके लिए कंटिन्यू लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।